हेलो, नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है कवक। इंग्लिश में इसे फंजाई कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी टॉप पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कवक क्लोरोफिल रहित, संवहन ऊतक रहित, बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक थैलोफाइट हैं। तो कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहती है, संवहन ऊतक भी एब्सेंट रहता है और ये बीजाणु धारण करते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक थैलोफाइट हैं। थैलोफाइट का मतलब होता है किसी भी की इसकी संरचना थैले के समान होना, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। ये इनका 3 भागों में बांट नहीं सकते हैं, ये सिर्फ एक ही भाग में होते हैं जो थैले के समान इसकी संरचनाएं होती है। कवक परजीवी रहते हैं, सहजीवी या मृतोपजीवी के रूप में कार्य करते हैं। कवक जो होते हैं जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। और सहजीवी का मतलब होता है कवक और शैवाल के सहयोग से लाइकेन बनता है और मृतोपजीवी के रूप में रह सकते हैं। ये कवकों का जो शरीर होता है वो काइटिन का बना होता है या कवक सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। कवक जो काइटिन का बना होता है और इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कवक परपोषी होते हैं। कवक में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कवकों का थैलस शाखित एवं तंतुमय कवक तंतुओं हाइफी से बना होता है। कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं, अर्थात माइसीलियम बनाते हैं। कवक तंतु सिनोसिटिक अर्थात तंतुपटहीन संकोची कोशिकाएं हैं। कवकों के अध्ययन की शाखा को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। अब इसी चैप्टर से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, जिन्होंने इसकी खोज 1928 ईस्वी में की थी। कवकमूल या माइकोराइजा सहजीवी संबंध है कवक तथा उच्च पादपों की जड़ों के बीच। म्यूकर में सर्वप्रथम विषम जालिकता हेटेरोथैलिज्म की खोज किसने की? A.F. ब्लैकशैली ने। अधिकांश लाइकेन बने होते हैं हरे शैवाल तथा एस्कोमाइसिटीज कवक के। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के सहयोग से मिलता है और जहाँ भी लाइकेन होते हैं तो वहाँ बता देते हैं ये कि वायु प्रदूषण सही है या मतलब कम है या अधिक है, वायु दूषित है या नहीं है। अगर वायु अधिक दूषित होती है तो लाइकेन वहाँ पे मरने या मुरझाने लगते हैं, जिससे पता चलता है। और ये वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं लाइकेन। टोरुल अवस्था पाई जाती है म्यूकर में। आलू का अंगमारी रोग किससे पैदा होता है? कवक से, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से। गेहूं की काली किट का कारण है पक्सिनिया। गेहूं में जो काली किट रोग होता है वो पक्सिनिया के कारण होता है। और गेहूं की जो फैमिली होती है पोएसी फैमिली या ग्रेमनी फैमिली या इसे घास फैमिली भी कहते हैं। गेहूं एक बीजपत्री है। कंडुआ रोग स्मट डिजीज उत्पन्न करने वाले एक फफूंद का नाम बताइए। पक्सिनिया ग्रेमिनस। शैवाल तथा कवक में अंतर। शैवाल तथा कवक में अंतर। सभी शैवालों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। शैवाल स्वपोषी होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कवक में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कवक ये परजीवी, सहजीवी तथा मृतोपजीवी के रूप में बाह्य स्रोत से अपना भोजन लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो कवक जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अर्थात परजीवी होते हैं, और सड़ी गली वस्तुओं पर भी ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। थैलस का निर्माण वास्तविक मृदूतक से होता है और इसमें थैलस का निर्माण आभासी मृदूतक से होता है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल में संचित भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में होता है
लेकिन कवक में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शैवाल ये जल या गीली मिट्टी पर पाए जाते हैं। कभी कभी अधिपादप अर्थात दूसरे पौधों पर अथवा अंतःपादप भी होते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, कोई पेड़ है या कोई पौधा है उस पर भी शैवाल निकल आते हैं, इसी को अधिपादप कहते हैं और ये अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं। और ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, कभी कभी जल में पाए जाते हैं। अब देखेंगे ईस्ट का आर्थिक महत्व। ईस्ट से क्या लाभ होता है। ईस्ट जो होती है बेकरी के रूप में अर्थात बेकिंग इंडस्ट्री के रूप में क्या योगदान है इसका। गीले मैदे में ईस्ट कोशिका मिलाकर किण्वनीकरण अथवा फर्मेंटेशन कराया जाता है, जिससे ईस्ट मैदे के स्टार्च को शर्करा में तथा शर्करा को CO2 प्लस C2H5OH में परिवर्तित कर देता है। यह क्रिया जाइमेज एंजाइम की सहायता से होती है। इस मैदे को सांचों में भरकर गर्म भट्टी में रख देते हैं। CO2 छोटे छोटे वारों के रूप में बाहर निकलती है। डबल रोटी फूलकर छिद्र युक्त हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम इसे फर्मेंटेशन करते हैं तो किसी भी मैदा को हम कुछ समय के लिए गूँथ कर उसे रख देते हैं। अगर हमें ज़्यादा जल्दी होता है तो हम उसमें मैदे में ईस्ट डालने के लिए मिला देते हैं, ताकि वो जल्दी से स्पंजी हो जाए, ताकि उसे डबल रोटी बनाए तो उसमें फूलकर छिद्रयुक्त हो जाए। किसी भी फर्मेंटेशन में क्या होता है, उसमें CO2 कुछ समय के पश्चात उत्पन्न होने लगती है और उसी से खाने का खाद्य पदार्थ जो होता है स्पंजी और मुलायम बना होता है। दवाइयों के रूप में इसका क्या यूज है। ईस्ट की गोलियों का प्रयोग पेट के रोगों में किया जाता है। खाद्य पदार्थ के रूप में ईस्ट भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन तथा एंजाइम्स होते हैं। शराब बनाने में इसका क्या यूज है। शर्करा के घोल का ईस्ट कोशिकाएं किण्वन कर देती हैं। शर्करा का जो घोल होता है उसमें ईस्ट कोशिकाएं उसमें फर्मेंटेशन करती हैं, जिससे शर्करा शराब में बदल जाती है। इस क्रिया में इन्वर्टेज तथा जाइमेज एंजाइम भाग लेते हैं। शराब बनाने वाली ईस्ट 2 प्रकार की होती है, शीर्ष ईस्ट, टॉप ईस्ट। नंबर 2 निम्न ईस्ट अर्थात बॉटम ईस्ट। टॉप ईस्ट ये शर्करा घोल के ऊपर तैरती रहती है और बॉटम ईस्ट ये शर्करा घोल के नीचे की ओर रहती है। अब देखेंगे शर्करा कैसे चेंज होती है। शर्करा में एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम में एथिल अल्कोहल प्लस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसकी हानिकारक क्या है। पौधों में रोग फैलाती है, पौधों का विकृति करना और रेशम कीट को हानि पहुंचाती है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।